हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड हिस्ट्री एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ICSE क्लास 9 सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर है इलेक्शंस। क्या होते हैं इलेक्शंस? सुने हो, नाम तो आपने सुना ही होगा अभी तक। तो बस इसी वर्ड इलेक्शंस के ऊपर हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और इलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के 140 करोड़ लोग अपने देश का किंग कैसे चुनते हैं? कोई जादू है या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला? इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं हम इलेक्शंस। तो एक बटन दबाने से हमारे देश की तकदीर बदल सकती है। एग्जैक्टली और यही कहलाती है डेमोक्रेसी। जैसे आप अपने क्लास का मॉनिटर चुनते हो, वैसे ही देश के सिटीजन्स अपने देश की सरकार चुनते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा काम करना होता है, पोलिंग बूथ पर जाकर एक बटन दबाना होता है। बस एक बटन दबाने से हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कुछ ये टॉपिक्स, जैसे वोटिंग मशीन, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं, कैंपेन्स का मैजिक कैसे होता है और रिजर्व सीट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बेसिकली इलेक्शंस का ना फुल ज्ञान आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने इलेक्शंस के सफर में और डेमोक्रेसी की असली पावर को आज हम समझेंगे। तो डेमोक्रेसी में ना लोगों का डायरेक्टली रूल करना या डायरेक्टली पावर में आना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी करते हैं, जिसका मतलब ये है कि सिटीजन्स अपना वोट देते हैं और जो कैंडिडेट या पार्टी या ग्रुप सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है और हमारी तरफ से हमारा देश चलाता है। तो बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री को हमारी तरफ से रूल करता है। तो सब लोग वोट देंगे, जिस पार्टी को या जिस ग्रुप को या फिर जिस ग्रुप ऑफ पार्टीज को ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो अपनी सरकार बनाएंगे और देश को चलाएंगे। तो ये एक तरह से नहीं कंपटीशन होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स या पार्टीज या फिर ग्रुप ऑफ पार्टीज में। तो अब अगर हम इलेक्शंस देखें तो इलेक्शन जो है ये बिटवीन कैंडिडेट्स होता है या अलग अलग पार्टीज के बीच में भी हो सकता है। अब ये कैंडिडेट्स अलग पार्टीज के भी हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, मतलब वो लोग जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते लेकिन वो भी इलेक्शंस में खड़े होना चाहते हैं और लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। सो वोटर्स चूज हु दे ट्रस्ट टू रिप्रेजेंट देम। मतलब कि आप किसको वोट दोगे। अगर आपके पास दो कैंडिडेट्स हैं, एक ए और बी, ए कैंडिडेट जो है वो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है और वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है। दूसरा कैंडिडेट है बी, जो है तो अच्छा लेकिन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ कर ना उनको सॉल्यूशन नहीं देता, वो अपनी तरफ से सुधार करने लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा कैंडिडेट आपके लिए अच्छा है? तो आप अपने हिसाब से सोचोगे, अपना दिमाग चलाओगे, डिस्कशंस करोगे और फिर आप अपने हिसाब से सोचकर किसी एक कैंडिडेट को वोट कराओगे जो आपकी तरफ से आपको लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट होगा। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सिंपल शब्दों में डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन। मतलब यहाँ पर लोग रूल कर रहे हैं बट डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करके वो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए रूल कर रहा है। अब हम आते हैं हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा? तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो लोग जो ग्रुप या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पार्टी ज्यादा वोट्स जिनको मिलते हैं वो फिर आके अपनी गवर्नमेंट बनाती है, राइट। सो कैंडिडेट और अ पार्टी और अलायंस गेटिंग द मैक्सिमम वोट्स फॉर्म द पार्टीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा वोट मतलब ज्यादा पावर, और ज्यादा पावर मतलब
आप ही गवर्नमेंट बनाओगे। सो दिस इज जस्ट लाइक द क्रिकेट टीम कि अगर आपने ज्यादा रन बनाए तो आप जीत जाओगे, वैसे ही अगर आपको ज्यादा वोट मिले तो आप जीत जाओगे। तो आप क्या जानते हो कि इंडिया में ना हर 5 साल में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस होते हैं, जहां पर करोड़ों देशवासी वोट कास्ट करते हैं और अपना लीडर चुनते हैं। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? सो इलेक्शंस जो होते हैं दे आर द हार्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो सिटीजन्स क्या करते हैं, अपना लीडर चूज करते हैं थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और रेगुलर इलेक्शन। अब ये मतलब ऐसा सोचो कि अगर ये इलेक्शंस 5 साल में ना हो कि 50 साल में एक बार होते तो क्या डेमोक्रेसी रहती? खुद ही सोचो, क्या डेमोक्रेसी रहती? मेरे ख्याल से तो नहीं रहती, लेकिन आपका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में चाहिए है, येस और नो एंड विद द रीजन। ठीक है, सो दिस हेल्प्स टू मेंटेन द पीपल्स पावर। अब इससे क्या रहता है कि लोगों के हाथ में ना एक पावर रहती है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द की प्लेयर्स बिकॉज जो भी कॉन्टेस्ट कर रहा है सो दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू विन द पावर। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब उनके कैंडिडेट जो होंगे वो अगर वो अपना इलेक्शन अगर वो जीतते हैं, राइट, उनकी पार्टी पावर में आएगी एंड दे विल गवर्न द कंट्री। सो इलेक्शंस आर यूजुअली फॉट ऑन द पार्टी लाइन। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, बट जनरली जो इलेक्शंस होते हैं या फिर ज्यादातर जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो दीज पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्शंस। और अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंबल्स बनाए हैं, एक हाथी है, एक लीफ है, एक सर्कल है, एक घोड़ा है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्टीज के अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें इंडिया में, तो कांग्रेस का जो चुनाव मतलब जो चिन्ह है वो है एक हाथ। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें, जो हम दो पॉलिटिकल बड़ी बड़ी पार्टीज की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी की बात करें तो उनका पॉलिटिकल जो चुनाव चिन्ह है वो है एक कमल का फूल। ठीक है, तो हर किसी को ना एक अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिससे वो लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, अब तो लिटरेसी काफी ज्यादा हो गई है हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं है, अनपढ़ लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ना लिखना आता है। तो ये जो चुनाव चिन्ह है ये किसी भी चीज को, जैसे अगर मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊं और पिक्चर से आपको कुछ समझाऊं तो आपको जल्दी समझ आएगा। यहीं पर मैं आपको एक हार्ट का डायग्राम सिर्फ लिख के पूरी थ्योरी समझा दूं बिना किसी पिक्चर के, समझ आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का ये चुनाव चिन्ह होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब नाउ कमिंग ऑन टू द, अब ये वोट कौन देगा? तो दिस इज एक्चुअली जो हमने पहले भी पढ़ा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो बेसिकली हु कैन वोट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 326, all those who are 18 or above 18 can cast their vote, right? इररिस्पेक्टिव, जैसे हमने अपने राइट्स में ही पढ़ा है, अपने ड्यूटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, रीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, जो भी इंडियन नेशनल है वो इंडिया में आके वोट कर सकता है एंड एक वोट हर एक का अधिकार है। सो वोटिंग इज अ राइट एंड अलोंग विद द राइट इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप अपना वोट सोच समझ के देते हो तो उससे आप अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगर आप एक ऐसे लीडर को चुनते हो जो हमारी कंट्री के लिए बेटर काम करेगा, तो आप एक अपनी ही कंट्री को एक बेटर डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। तो वोटिंग ऑल्दो हमारा राइट है, लेकिन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपको 18 ईयर्स ऑफ एज पर मिलेगी। इसीलिए तो लेट मिलती है। अभी क्यों नहीं दे दी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट दैट मेच्योर टू टेक दीज डिसीजंस। इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। बाय द टाइम यू विल टर्न 18, you will have a lot of idea about your country, who is good, who is not doing good for our country, so that you can vote according to that, right? So remember, it's a big responsibility. तो क्या आप सब excited हो कि जब 18 के होंगे तो हम वोट देंगे?
कौन कौन एक्साइटेड है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज ये बात याद रखना कि जब आप पहली बार वोट दे रहे हो वो आपका फर्स्ट स्टेप है इन पार्टिसिपेटिंग द डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो बात ये है कि इलेक्शंस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा भी नहीं है बट चैप्टर है, जो हम एक पूरा का पूरा चैप्टर क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। पर इलेक्शंस की जरूरत क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम इलेक्शंस, तो बस यही हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। Now the question comes, why do we need elections? So in all kinds of government except in dictatorships elections are vital। मतलब अगर elections नहीं होंगे ना तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। So this ensures representation, accountability and people's participation। तो ये हमें बताता है एक रिप्रेजेंटेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन, और जिसको हमने चुना है ना वो एक तरह से लोगों के लिए या हमारे लिए वो आंसरेबल होता है। तो इसको हम कुछ पॉइंट्स के अंडर समझेंगे। सबसे पहला है रिप्रेजेंटेशन इन लार्जर डेमोक्रेसीज। अब जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ना उनमें बहुत सारे सिटीजन्स हैं, मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ सिटीजन। तो हर एक कोई डायरेक्टली गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बन सकता है, राइट? गवर्नमेंट में डायरेक्टली वो हिस्सा नहीं ले सकता है। इसलिए जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है, इसलिए लोग अपना वोट कास्ट करते हैं और देयर इज द रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्न ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। अब आप ना कंट्री को एज अ होल अभी थोड़ा सा भूल जाओ, अब आप ना अपने एरिया के लेवल पर आओ। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा इलेक्शंस में वोट कास्ट करने जाते हैं। मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हो और उस सोसाइटी में इलेक्शंस हो रहे हैं, सेक्रेटरी कौन बनेगा, ठीक है? आपके मम्मी पापा जाते होंगे। अब आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी तक भी पहुंचाने के लिए, और लोअर लेवल पर आपका जो एक पूरा जो अपार्टमेंट है, पूरी एक बिल्डिंग है या ब्लॉक है, उस ब्लॉक का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब आपके ब्लॉक में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, से पानी नहीं आ रहा है या फिर से बिजली कट जाती है रात को एकदम से, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प का इशू है, कुछ भी इशू है, तो आप डायरेक्टली उस रिप्रेजेंटेटिव के पास जाओगे जो आपके ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाएगा और आपकी प्रॉब्लम्स को उनके पास लेके जाएगा। अब अगर आपके ब्लॉक में 100 घर हैं तो हर एक इंसान उठ के सेक्रेटरी के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता, इतना टाइम तो उसके पास भी नहीं होगा कि पूरे सोसाइटी के हर एक इंसान की प्रॉब्लम को वो डायरेक्टली खुद सुने। इसीलिए हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और हमारे बिहाफ पर गवर्न करता है कि अच्छा ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको आगे लेके जाओ और इनका सॉल्यूशन लेके आओ। तो वो होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव। सो नाउ द इलेक्शंस हेल्प टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर आप सेक्रेटरी की बात करें, अगर आपने सेक्रेटरी के लिए कोई इलेक्शन हुआ है, वहीं आपके ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी कोई इलेक्शन होगा जिसमें मानो अगर एक ही खड़ा है तो वो इंडिविजुअल है, वो चुन लिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा है, 2 हैं, तो लोग जाके वोट कास्ट करेंगे कि ठीक है, मैं चाहता हूं कि मिस्टर शर्मा बने, मैं चाहता हूं कि मिस्टर गुप्ता बने, मैं चाहता हूं कि मिसेस शर्मा बने, और मैं चाहता हूं कि मिसेस तिवारी बने, राइट? तो कौन आपका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो डिपेंड करता है कि आप किसको वोट देते हो, मतलब मैक्सिमम वोट कहाँ जाते हैं। तो मोर वोट इज इक्वल टू मोर पावर, जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वही पावर में आएगा, राइट? तो सबसे पहली the first point was the representative in larger democracies. Now the fear of elections। अब होता क्या है कि जो आपके ब्लॉक का जो रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना है, अब आपने मिसेस गुप्ता को चुन लिया था, या कौन से थे, मिसेस शर्मा को चुना था आपने, ठीक है? अब मिसेस शर्मा जो है ना, उन्होंने पूरे साल कोई काम नहीं किया, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना आपकी सुनी, और अगर सुनी भी तो आगे लेकर नहीं गई, ना सॉल्यूशंस लाई। तो आपको एक बात समझ आ गई कि इनसे हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? सो देयर नाउ यू हैव दैट राइट इन द नेक्स्ट इलेक्शन कि आप उनको वोट ना करो। ऐसा होगा ना, आप आपस में भी डिस्कशन करोगे, आप उनको वोट नहीं करोगे। सो देर इज ऑलवेज अ फियर ऑफ लूजिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। तो चाहे इसी मोटिवेशन से कि कहीं हम अगले चुनाव में हार ना जाएं, बट इसी मोटिवेशन से लोग अच्छा काम करेंगे, और जैसे जैसे अच्छा काम करते रहेंगे वो अच्छा काम करने के यूज्ड टू हो जाएंगे, और वो
काम करते जाएंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल whom they represent. So the government works better, right? तो जब एक डर होता है ना, जब होता है ना कि पढ़ाई का डर है क्योंकि एग्जाम में फेल ना हो जाओ, तो जब वो डर होता है तो आप पढ़ते हो, राइट? अगर आपके एग्जाम्स ही ना लिए जाएं तो 90% बच्चे जो है ना वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। होगा ना ऐसा? तो आई होप आप उस कैटेगरी में नहीं हो, लेकिन ये सच है एंड इट इज नॉर्मल थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? तो अगर आपके अंदर वो एग्जाम में फेल होने का डर ना होना तो आप पढ़ो ही ना, बस उसी डर से ना आप अच्छा पढ़ लेते हो और अच्छा परफॉर्म कर जाते हो एग्जाम्स में। नाउ दिस प्रिवेंट्स करप्शन, एब्यूज ऑफ पावर एंड नेपोटिज्म। तो ये करप्शन को भी रोकता है, ये पावर के एब्यूज को भी रोकता है कि अपनी पावर का अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं करना है कि गुंडागर्दी ही शुरू कर दी। और नेपोटिज्म की मतलब आज मिसेस शर्मा बनी है, अगले इलेक्शन में मिस्टर शर्मा बनेंगे हमारे ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव, तो ऐसा नहीं होता है, राइट? तो वो आपके हाथ में पावर है कि आप किसको बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अब होता क्या है कि पीपल कैन रिमूव द अनपॉपुलर लीडर्स। अब आपका ब्लॉक है, आपकी रिप्रेजेंटेटिव है, मिसेस शर्मा ने कोई काम नहीं किया पूरे साल। अब आपको है कि अब जब अगले साल जब हमारा नया रिप्रेजेंटेटिव आएगा हमारे ब्लॉक का, तो हम क्या करेंगे, हम मिसेस शर्मा को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि भाई वो बहुत अनपॉपुलर है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं करती थी और ना ही हमारी बात सुनती थी, बस जब जीती तब नमस्ते हुई और उसके बाद पूरा साल दिखाई नहीं दी, राइट? तो आपस में भी डिस्कशंस होगी और ऐसे अनपॉपुलर लीडर्स को आप रिमूव कर सकते हो। देन यू कैन इलेक्ट द न्यू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर तो हम कंट्री एज अ होल की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की। वैसे ही अगर आप ब्लॉक की बात करो तो ब्लॉक में आप उसको हटाकर, उस रिप्रेजेंटेटिव को हटाकर एक नया रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हो। सो दिस कीप्स द डेमोक्रेसी डायनामिक एंड रिस्पॉन्सिव। तो अगर आपको वो पसंद नहीं आया है, राइट? अगर आप टीवी में चैनल में कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, कौन सी आ रही है, सूर्यवंशी आ रही है, चलती रहती है सोनी पे, राइट? तो अगर आपको सूर्यवंशी मूवी पसंद नहीं है तो आप चैनल चेंज करके कोई और मूवी देख लोगे, ऐसा होगा ना? तो बस एग्जैक्टली ये भी वो चैनल चेंज करने जैसे है कि अगर आपको लीडर पसंद नहीं आया तो अगले इलेक्शंस में आप अपना लीडर चेंज कर सकते हो। सो दिस मेक्स आवर डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव and dynamic. Next point is no elections means no democracy. So without elections कोई democratic government नहीं होगी और elections जो होता है वो किसी भी democracy का एक कोर फीचर होता है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट ब्रीथ्स थ्रू इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें कोई जान नहीं होगी, वो एकदम बेजान हो जाएगी। देन पब्लिक अवेयरनेस। अब होता क्या है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो कैंपेन्स होते हैं, न्यूज़ में आप डिबेट सुनते होंगे, तो एक तरह से ना कि किस पार्टी ने क्या किया और किस पार्टी ने क्या नहीं किया, बस उस डिस्कशन में ना पता है क्या होगा, आप एजुकेट हो जाओगे कि अच्छा ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये हम 5 साल में करेंगे, उन्होंने नहीं किया, चलो इनको हटा दो, ठीक है? तो आप वोटर्स जो हैं, जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो क्या हो रहे हैं, वो एजुकेट हो रहे हैं। सो एजुकेटिंग द वोटर इज द पब्लिक अवेयरनेस। सो इलेक्शंस टीच अस अबाउट द पॉलिसीज, क्या क्या पॉलिसीज बनी हैं, बनाई गई हैं, क्या प्रोमिसेस किए गए थे, पार्टी की आइडियोलॉजीज क्या हैं, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं हमारी कंट्री के, वो सब हमें पता चलता है कि पहले खराब थी अब बेटर हुई है, या पहले बेटर थी अब खराब हुई है। तो क्या कैसी सोसाइटी और इकोनॉमिक इश्यूज हम देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको इलेक्शंस के टाइम पर पता चलती हैं कि 5 साल में सरकार ने क्या काम किया, राइट? तो हमारे पास एक ये चांस होता है कि वी आर गेटिंग एजुकेटेड कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है कि चलो कुछ किया है कुछ नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी गवर्नमेंट अच्छी है, कर सकती है, तो आप क्या करोगे, आप उनको एक और चांस भी दे सकते हो, राइट? सो इट इज ऑल इन योर हैंड्स कि आप चीजों को कैसे लेते हो, कैसे सोचते हो। नाउ द वोटर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो वोटर के जो उनके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं, राइट?
Okay, so now coming on to the next is the political education and participation. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पार्टिसिपेशन होती है। अब आपने न्यूज में, टीवी डिबेट्स में आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं या कोई भी मुद्दा उठता है तो उसके लिए ना पैनल में जो न्यूज चैनल वाले हैं वो 2 न्यूज चैनल वाले और 5-6 लोगों को और बिठा लेते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, तो ए की वो बी बुरी है, बी की ए बुरी है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो एक्चुअली आप सुनते हो उन चीजों को कि क्या किया, और कुछ आपको अवेयरनेस भी होती है कि हाँ इसने ये किया था, अब ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। सो दैट अवेयरनेस इज क्रिएटेड, और लोग जो हैं वो इन डिस्कशंस और डिबेट्स में और एक्टिव पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स होती हैं, जिससे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में उतरते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में अपना योगदान देते हैं। इलेक्शन में हर एक सिटीजन जो है वो डिस्कशन में, डिबेट्स में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिकल एंगेजमेंट से, जिससे वो अपनी आवाज, अपनी बात बाहर रखता है, अपनी बात लोगों के सामने रखता है। सो आई होप ये जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो व्हाट इज, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इलेक्शंस, ये काफी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द 2 काइंड्स ऑफ इलेक्शंस। तो हमारे पास इलेक्शंस ना 2 तरह के होते हैं। पहले इलेक्शंस हैं डायरेक्ट इलेक्शंस और दूसरे हैं इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं जहां पर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स डायरेक्टली, जहां पर डायरेक्टली आप अपना लीडर इलेक्ट कर रहे हो, और दूसरे होते हैं पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न इलेक्ट द लीडर्स। तो आप उन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हो जो इन टर्न हमारे लीडर्स को चूज करेंगे। नहीं समझ आया है? चिंता मत करो, सब कुछ डिटेल में मैं अभी समझाऊंगी आपको। तो देखो, हम अभी सोसाइटी का एग्जाम्पल ले रहे थे जहां पर हमने देखा था कि आपकी एक बहुत बड़ी सी सोसाइटी है जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये हमारे पास एक सोसाइटी है जिसमें से ये 5 ब्लॉक्स हैं, राइट। सो ए बी सी डी ई एंड टुगेदर दीज 5 ब्लॉक्स मेक one society. Say the name of the society is इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप एक ब्लॉक में रहते हो और से एक ब्लॉक में यहाँ पर 100 फैमिलीज रहती हैं। अब ये 100 फैमिलीज ए ब्लॉक में अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगी, बी ब्लॉक की जो 100 फैमिलीज हैं वो अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, सी डी ई और सब लोग अपने ब्लॉक का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट इलेक्शन, जहां पर लोगों ने डायरेक्टली जाके वोट किया। अब आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस पर। अब ये आपने सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया था हर एक ब्लॉक का। अब ये जो ब्लॉक्स जो आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना है ना, ये मिलकर सोसाइटी का सेक्रेटरी चुनेंगे। मतलब अब आप डायरेक्टली जाके वोट नहीं कर रहे हो, आपने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था वो उस सोसाइटी का सेक्रेटरी चुनेंगे, राइट। तो वो हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट तो पूछ लेना, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शंस के साथ, जहां पर आप डायरेक्टली जाके वोट कर रहे हो। सो द डायरेक्ट इलेक्शंस इलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसे MLAs भी बुलाते हैं, और इवन जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे अभी हम ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर रहे थे। सो when we choose MPs and MLAs, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वोट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्शन इज द डायरेक्ट इलेक्शन। अब हम जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में वी इलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिन लोगों को हमने MPs MLAs को हमने वोट किया था, अब वो लोग इन सब को चूज करेंगे। इनको आप डायरेक्टली जाके चूज नहीं करोगे, मतलब आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चूज नहीं कर रहे हो, बट प्रेसिडेंट को कौन चूज कर रहे हैं, जिनको आपने चूज किया था। तो इसे हम बुलाएंगे इनडायरेक्ट इलेक्शंस,
राइट। अब दोनों की ही ना अपनी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। जैसे अगर हम मेरिट्स की बात करें डायरेक्ट इलेक्शंस में, सो ये सबसे डेमोक्रेटिक होता है, जहां पर लोगों के ऊपर जो रूल करने वाला है लोग उनको खुद चुनते हैं। सो पीपल इलेक्ट देयर ओन लीडर्स। दूसरा, द रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं, राइट। तो ये लीडर्स क्योंकि लोग डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं, लोग डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लीडर्स होते हैं ना ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों के लिए। देन स्टिमुलेट्स द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सो वोटर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, देन दे प्रिवेंट करप्शन। अब यहाँ पर ना क्योंकि आप डायरेक्टली डील कर रहे हो तो लोगों को डायरेक्टली बातें समझ आ रही हैं, तो अगले इलेक्शन में वो आपको नहीं लेंगे अगर आप उनके साथ ना करप्शन करोगे, अगर आप धोखाधड़ी करोगे तो अगली बार पक्का है कि वो लीडर जो है वो चूज नहीं होगा। देन अलाउ द मास पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर देखा जाता है कि लोग पॉलिटिक्स में इस लेवल पर इंटरेस्ट भी लेते हैं और लोग जो हैं वो लार्ज नंबर में समझते हैं कि हमारा जो वोट है वो मैटर करता है और जाके अपना वोट कास्ट भी करते हैं। अब इनकी डीमेरिट्स क्या होती हैं? तो प्रॉब्लम्स ये हैं कि वोटर्स ना समटाइम्स दे लैक नॉलेज, या फिर वो लोगों की ना चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड इजीली। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी है कि वोटर्स मे बी स्वेड बाय स्पीचेस और फॉल्स प्रॉमिसेस। अब लोगों के झूठे वादों में, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में, उनकी भोली सूरत में आकर लोग जब वोट कर देते हैं फिर वो पछताते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस। अब हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस एक तो टाइम सेव करते हैं, एनर्जी और मनी भी सेव होता है, क्योंकि ये एक छोटे लेवल पर, मतलब है तो देश के बड़े बड़े नेता चुने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये स्मॉल इलेक्टोरेट्स होते हैं, मतलब ये छोटे लेवल पर आके ना अब यहाँ पर वोटिंग होती है। तो जितना आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं पूरे दिन की छुट्टी होती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी दूर दूर ड्यूटीज लगती हैं, लोग वहाँ जाके इलेक्शन, मतलब 4-4, 5-5 दिन उनकी रिहर्सल्स चलती हैं, फिर वो लेकर जाते हैं लोगों को, फिर वापस जब वोटिंग के बाद वहाँ पर एक तो वोटिंग के टाइम पर प्रॉपर सिक्योरिटी देनी पड़ती है ताकि किसी तरह की गड़बड़ ना हो जाए। फिर वहाँ से जब वोटिंग बैलेट्स आते हैं तो वो प्रॉपरली जमा कराने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लार्ज स्केल में, मतलब जब हम डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ना काफ़ी सारा टाइम भी लगता है, मनी भी होता है और एनर्जी भी लगती है। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस में हम ये तीनों चीज़ें सेव करते हैं। अलाउज वोटर्स टू थिंक केयरफुली, लेस हेस्ट। तो यहाँ पर ना जो वोटर्स होते हैं ना उनको आराम से सोचने समझने के लिए टाइम मिल जाता है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑल्सो अलाउज इन्फॉर्म्ड एंड एक्सपीरियंस्ड लीडर्स टू डिसाइड। तो अब जो आपने चुना है, आपने अच्छा ही चुना होगा, तो जब आपने अच्छा ही सुना है तो मतलब वो एक्सपीरियंस्ड भी है और वो इन्फॉर्म्ड भी है, उनको देश दुनिया की सारी खबरें हैं और वो एक अच्छा नेता है। तो वो क्या करेगा, वो आपके लिए एक और अच्छा नेता चुनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपने चुना है, रिमेंबर, जो आप चुन रहे हो ना वो सही चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में क्या है कि एंटी डेमोक्रेटिक है। अब इसमें क्या है कि ये वोटर्स और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना उनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दे रहा है। अब हम जाके अपने प्रधानमंत्री से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं, राइट। तो मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हम एक डिस्टेंस क्रिएट यहाँ पर हो रहा है बिटवीन द लीडर्स एंड द वोटर्स, राइट। देन इट रिड्यूसेस द पब्लिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो चुनना नहीं है, तो फिर मतलब क्यों वोट करें, राइट। तो हम इनको भी क्यों वोट करें, इन्होंने तो जाके चुना है, हम थोड़ा ना जाके प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, राइट। तो कई बार लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट इज इट अलाउज मनी एंड पावर टू इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स। अब होता क्या है कि जो बड़े बड़े नेता हैं अगर उनके पास बहुत सारा पैसा है और वो करप्ट हैं तो वो लोगों को पैसा देंगे और अपनी पावर का यूज करेंगे और मनी का यूज करेंगे और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर देंगे। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन रिड्यूसेस डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। अब आपने जाके उसको चूज नहीं किया है, आपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स को चूज नहीं किया है,
है ना। तो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जिनको आपने डायरेक्टली चूज किया है। आप बात समझ गए? तो मतलब जिनको आप चूज कर रहे हो ना, तो ये जो डीमेरिट्स है ना इनडायरेक्ट इलेक्शंस की, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करो, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके चूज नहीं कर सकते, बट आप मेक श्योर करो कि वो जिसको चुने वो सही हो, और वो ना मतलब वो दूर भी बैठा है, आपको जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके अच्छे के लिए काम करे। तो अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस, और इससे क्वेश्चंस आ सकता है, आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो डायरेक्ट इलेक्शंस, वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वोटर इलेक्ट एन इंटरमीडिएटरी और इलेक्टोरल कॉलेज वेयर which elect the representative or head of the state. Then law regulates voters and candidates qualification like age, eligibility. Right? यहाँ पर all the elected representatives are treated equally no matter what their qualification is. Every adult citizen has a right to vote, और यहाँ पर सिर्फ उनको वोट करने का हक है जिनको आपने चुना है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ वोट्स होते हैं यहाँ पर मैसिव वोटिंग होती है, और यहाँ पर लिमिटेड इलेक्टोरेट होता है, मतलब स्मॉल नंबर में यहाँ पर वोटर्स होते हैं। Then they are used to elect लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज लाइक MPs और MLAs को यहाँ पर चूज किया जाता है, एंड they are used to select राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू द जनरल इलेक्शंस। अब काइंड्स ऑफ इलेक्शंस में ना एक बेस्ड ऑन द टाइमिंग हम एक जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं। अब ये जनरल इलेक्शंस होते क्या है? तो देखो, बेस्ड ऑन टाइमिंग ना 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल इलेक्शंस, जो हर 5 साल बाद होता है, जहां पर हम लोकसभा के नेशनल लेवल पर लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं और स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स को चुनते हैं। Then the last Lok Sabha general elections they happened. Okay, so this was not last. तो last जो हमने देखा है, it was in 2024, and this was the 18th Lok Sabha general elections. The next ones are the mid-term elections. Mid-term elections मतलब कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी पार्टी जो है या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो जाए। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी थी वो खत्म हो गई, कि अगर उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए 50 सीट्स की जरूरत थी और उसमें से मान लो कि 40 ही रह गए और 10 छोड़ के चले गए, तो उस केस में ये गवर्नमेंट जो है अब वो पावर में नहीं रह सकती। सो लेजिस्लेचर गेट्स डिसॉल्व, राइट। तो किसी भी तरह से ये जो लोग हैं जो ये गवर्नमेंट बना रहे थे वो पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं, तो उस केस में मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, और जो नया कैंडिडेट चूज होता है या जो नया लेजिस्लेचर आता है वो पूरे 5 साल तक राज करता है। मान लेते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, कि एक गवर्नमेंट बनाई दिसंबर 2024 से, और वो से मार्च 2025 में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, अब फिर से इलेक्शंस होंगे, इन्हें हम मिड टर्म इलेक्शंस बोलेंगे, और अब जो मतलब जो नया गवर्नमेंट बनी है वो बनी है अप्रैल 2025 में। तो अब ये अप्रैल 2025 से नेक्स्ट 5 साल तक यही गवर्नमेंट रहेगी, तो इसे हम मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। अब हम आते हैं बाई इलेक्शंस पे। तो बाई इलेक्शंस तब होते हैं कि जब कोई सीट वेकेंट हो जाती है। तो मान लो कोई MLA MP है जिसकी डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में बाई इलेक्शंस होते हैं। एक नया कैंडिडेट चूज किया जाता है उस वेकेंट सीट के लिए, और जो न्यू इलेक्टेड मेंबर होता है वो बचा हुआ टर्म ही वो निकालता है। मतलब अगर पहले वाले कैंडिडेट ने 2 साल निकाल दिए हैं, तो अब जो न्यू इलेक्टेड कैंडिडेट है वो अगले 3 साल तक ही उस पोस्ट को संभाल सकता है, फिर उसको फिर से इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। सुना है आपने, न्यूज में जरूर सुना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी या घर में बहुत इलेक्शंस के टाइम पर ये काफी कॉमन वर्ड्स होते हैं। तो क्वेश्चन कम्स कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है?
व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, तो हम एक पूरी कंट्री को या स्टेट को ना छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, और ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बुलाते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लिमिटेड नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, और ये वोटर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। जैसे हम अपनी सोसाइटी में एक ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे थे ना, वहां पर हमने सोसाइटी को ब्रेक कर दिया था, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर हमने कंट्री को भी या स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं, और वो लिमिटेड नंबर ऑफ लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, right? So these are the constituencies with fixed area and voters with voting rights. ये जो constituencies होती है ना, ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली सिंगल मेंबर constituency, मल्टी मेंबर constituency and reserved constituencies। तो इनमें से ना ये जो मल्टी मेंबर्ड होती है ना, ये हमारे कंट्री में एग्जिस्ट अब नहीं करती हैं। तो सबसे पहले कि ये होती क्या है, तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो एक हिस्से से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक हिस्से से 2 नहीं हो सकते। तो जब एक ही होता है तो उसे हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बुलाते हैं, एंड विनर रिप्रेजेंट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर होता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज यूज्ड इन इंडिया फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। नाउ कमिंग ऑन टू द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक से ज्यादा मेंबर्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करें, जैसे कि अब ये सिस्टम इंडिया में नहीं है, लेकिन मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लीडर्स हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो वैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी बुलाएंगे, जो कुछ कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हैं बट हमारी कंट्री में नहीं है। नाउ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो होता क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होती हैं जहां पर रिजर्व्ड सीट्स होती हैं फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो मतलब कि वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा वो इन्हीं बैकग्राउंड से होना चाहिए, या एसटी या एससी होना चाहिए, मतलब वो वहां पर होता है। इवन विमेन के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं कई सीट्स। तो दीज ओनली कैन कॉन्टेस्ट फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसका मेन एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना, जिसमें इवन वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को भी ज्यादा ऑप्शंस मिले, और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, और उनको भी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने का मौका मिले। सो वीकर सेक्शंस मे फेस डिफिकल्टी in contesting in the open elections. So without reservation, rich influential candidates may dominate and weaker sections may not get represented. So this is the reason why there are reserved constituencies in our country. राइट तो ये हो गई हमारी 3 तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो जो इलेक्शंस करवाता है। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन एक डेमोक्रेसी की ना बैकबोन होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं पूरी कंट्री में वो फ्री और फेयर होने चाहिए। सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल्स इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसेज इन प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये ही सारे इलेक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इसमें होता कौन कौन है, मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें कौन कौन लोग होते हैं। सबसे पहला होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे हम CEC भी बोलते हैं, विच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या आप मुझे नाम बता सकते हो हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेजेंटली? Mr. Gyanesh Kumar is the Chief Election Commissioner of India presently. So 2 election commissioners होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, एंड अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकता है। सो नंबर ऑफ कमिश्नर्स कैन बी चेंज्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस। ये अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, सो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है इसमें वो रिक्वायर्ड होता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वही इस पूरे कमीशन का चेयरमैन होता है।
आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाई इज इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट? तो ये जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट क्यों है? इसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है अगर कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए तो। सो CEC's टर्म जो है इट इज 6 years और अप टू 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा वो 6 साल तक उस पोस्ट पे रह सकता है, मतलब वो उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर 6 साल तक रह सकता है। अब मान लो 6 साल में बीच में ही टर्न्ड 65, तो फिर उनको रिटायर होना पड़ता है, तो फिर नया इलेक्शन कमिश्नर आता है। बात समझ गए? तो मैक्सिमम टर्म इज 6 years और अगर इन 6 years के अंदर वो 65 years के हो जाते हैं तो फिर एक नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। देन इलेक्शन कमिश्नर रिमूव्ड ओनली लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो अगर कोई इम्पीचमेंट होती है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही सिर्फ हम इनको हटा सकते हैं। Now, other commissioners can be removed on recommendations of CEC. लेकिन जो बाकी कमिश्नर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशंस पर उनको हटाया जा सकता है। सो द कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट। तो जो सर्विस की कंडीशंस हैं वो बाद में चेंज नहीं की जा सकती हैं। और यहाँ पर ना जो पॉलिटिकल प्रेशर है लोगों का वो भी प्रिवेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इससे एक फेयरनेस इंश्योर होती है हमारे इलेक्शंस में। नाउ द चीफ कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो इलेक्शन स्टाफ है या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, तो जो रीजनल कमिश्नर्स हैं दे कैन बी अपॉइंटेड अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो रीजनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड स्टाफ ऑन द रिक्वेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट पे स्टाफ भी दे देती है। और इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्स द एंटायर स्टाफ ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पूरे स्टाफ को कंट्रोल करता है जब इलेक्शन ड्यूटीज लगती हैं। तो मुझे बताना कि आप में से किसी के भी फादर या मदर की कभी किसी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है या नहीं लगी है? अगर लगी है तो यस जरूर लिखना, ठीक है। चलो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो फंक्शन क्या है? मेन अगर हमारी डेमोक्रेसी को देखा जाए तो हमारे डेमोक्रेसी की बैकबोन है कौन? इलेक्शन कमीशन, राइट। तो इसका फ्री और फेयर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इट कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इट हैंडल्स इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मतलब किसी भी तरह का इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें इन्हीं का मेन हाथ होता है। तो फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे सुपरिटेंडेंट या डायरेक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शंस, तो ये होता है फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वहीं पर दे प्रिपेयर एंड रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स, तो ये वोटर लिस्ट बनाते हैं और वोटर्स की फुल डिटेल्स भी लेते हैं। दे डिसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये डिलिमिटेशन मतलब अब कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है ये सब भी यही डिसाइड करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके इलेक्शन सिंबल्स को अलॉट करते हैं। Then they conduct counting and they declare results. So it ensures the transparency. Settles election dispute. तो किसी भी तरह की कोई complaints हैं, disputes है, कोई irregularities हैं, वो सारी ये खुद हैंडल करते हैं। Then they postpone or cancel elections. अगर कोई extraordinary condition आ जाती है तो ये elections postpone भी हो सकते हैं और cancel भी किए जा सकते हैं। तो ये सब election commissioner के हाथ में होता है। Now the election campaigns. तो कुछ फेमस स्लोगन्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक आया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, एक था बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कांग्रेस का वहां पर एक स्लोगन आया था कि हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। तो ये कुछ फेमस स्लोगन्स हैं जो हमने इलेक्शंस के टाइम सुने हैं। तो अब हम बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स की। तो इलेक्शन कैंपेन्स 2 वीक्स में होते हैं। सो दे आर हेल्ड ड्यूरिंग 2 वीक्स बिटवीन द कैंडिडेट्स लिस्ट अनाउंसमेंट एंड द पोलिंग डे। तो जब पोलिंग डे आने वाला होता है और जब कैंडिडेट
के लिस्ट की अनाउंसमेंट होती है उस टाइम 2 हफ्ते के लिए ये इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं। सो द कैंडिडेट्स दे मीट द वोटर्स, तो जो कैंडिडेट्स होते हैं जो लिस्ट में होते हैं जिनका नाम होता है वो आके मिलते हैं अपने वोटर्स से, वो रैलीज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और अपने पार्टी का एजेंडा शेयर करते हैं लोगों के साथ। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन कैंपेन्स, तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि न्यूज़पेपर व्यूज और रिव्यूज एंड पार्टीज के मैनिफेस्टोज जो होते हैं। सो दे इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज, तो वो लोगों के इम्पॉर्टेंट जो पब्लिक ओपिनियन होता है, उनके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं ना, उन पे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि 1971 में गरीबी हटाओ एक नारा आया था बाय इंदिरा गांधी इन कांग्रेस एंड जो कांग्रेस की लीडर थी, एंड 1977 में सेव डेमोक्रेसी आया था बाय जनता पार्टी। सो दीज स्लोगन्स दे प्ले एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये लोगों का माइंड शेप करने में भी ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल होते हैं। तो मतलब कि जब आप स्लोगन बनाओ तो ऐसा बनाओ ना कि वो बिल्कुल सही टारगेट हो और वो हमारी कंट्री के बेटरमेंट के लिए हो। फिर हम आते हैं द लीगल रूल्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन्स। तो लीगल रूल्स क्या होते हैं, कुछ प्रोहिबिशन एक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप ब्राइब नहीं दे सकते, आप वोटर्स को थ्रेटन नहीं कर सकते, आप अपील नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, देन यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग, तो आप कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते, एंड स्पेंड अबव द लीगल फाइनेंशियल लिमिट्स, तो आप एक फाइनेंशियल लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते। जैसे कि फाइनेंशियल लिमिट अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की देखें तो वो है 70 लाख, और स्टेट असेंबली इलेक्शंस की देखें तो वो है 28 लाख। तो ये जो एक पूरा स्लाइड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो सारे पॉइंट्स हैं कि क्या रूल्स है इलेक्शन कैंपेन्स के, वो पता होने चाहिए। So this was all from our today's session. I hope इलेक्शन चैप्टर पूरा आपको समझ आया है। कहीं पर भी कोई डाउट होगा आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।